तो पहला टॉपिक है फेक वीडियो। तो इसमें आपको सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से सोचना है और ऐसे में भी कभी आ जाएगा कि टेक्नोलॉजी जो डबल एज सॉर्ड है कैसे। तो फेक वीडियो बेसिकली कैसे नेगेटिवली यूज होता है पॉलिटिकल डिवाइड क्रिएट करने के लिए। सोशल पॉलिटिकल डिवाइड कैसे कि किसी पार्टी को अगर बदनाम करना है तो वहां पे उनका कोई फेक वीडियो प्ले कर सकते हैं। या सोशल डिवाइड, ठीक है, सोसाइटी में अगर एक कोई दो कास्ट में अगर डिवाइड है या दो रिलीजन में डिवाइड है तो कम्युनलाइजेशन में भी यूज हो सकता है कि ये दिखा रहे हो कि एक खास कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी पे कैसे वायलेंस कर रही है। कोई पुराना वीडियो या कोई भी वीडियो वहां पे चला चला जा सकता है। इकोनॉमिकली कैसे, अगर किसी कंपनी को बदनाम करना है, कोको कोला का अक्सर मतलब इस तरह का फेक ऐड आ जाता है कि ये मिलाया जाता है, तो इकोनॉमिकली मिसयूज हो सकता है। तो पॉलिटिकल मिसयूज हो सकता है, सोशल मिसयूज हो सकता है, इकोनॉमिकल मिसयूज, इन्वायरमेंट इवन कि इन्वायरमेंट में देखिए ये खाने से ये खाना चाहिए, ठीक है, या इससे कुछ नहीं होता है, या क्लाइमेट जो है चेंज एक हॉक्स है, तो इन्वायरमेंट में भी मिसयूज हो सकता है। ठीक है, तो यू कैन थिंक फ्रॉम मल्टीपल परस्पेक्टिव। ये आपको मेंस का आंसर लिखने में और साथ ही ऐसे में आपको ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो काइंडली स्पेंड सम टाइम इस पे, थोड़ा सा आप थिंकिंग कीजिए। नेक्स्ट है आपको विप। तो विप के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, कि विप होता क्या है, व्हाट इज विप। ठीक है, तो दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सोचना है इसी पे कि हाउ विप इज इन्फोर्स्ड। अगर विप लागू भी होता है तो विप कैसे। एक तो है अलग अलग टाइप का विप होता है, वन लाइनर, टू लाइनर, तो कितने टाइप का विप होता है। एग्जाम यूपीएससी अगर बोल दे कि 4 टाइप का विप होता है तो क्या ये सही है। दूसरा क्वेश्चन कि विप जो है संविधान में लिखा है, क्या ये सही है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कि जो विप है वो मैंडेटरी है, क्या ये सही है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि विप क्या अप्लाई होता है प्रेसिडेंट इलेक्शन पर, राज्यसभा के इलेक्शन पर। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चन विच कैन बी यूज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे यूपीएससी इस तरीके से फ्रेम कर सकती है या इवन करती भी है। तो आपको विप क्या है, कितने टाइप का होता है, विप जो है संविधान में है या नहीं है, क्या विप इन्फोर्स किया जा सकता है, यू कैन थिंक फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। तो ये आप पीटी के लिए करेंगे। नेक्स्ट पीटी के लिए एक और इम्पोर्टेंट है कि होटल जो है, होटल कांट फोर्स कस्टमर टू पे सर्विस चार्जेस। ठीक है, क्योंकि पहले था मिनिस्ट्री में कि जो अगर सर्विस देगी वो सर्विस चार्ज हो रहेगी, अब लेकिन बाय डिफॉल्ट है सर्विस दे या ना दे वो दे बेसिकली ऐड। ठीक है, तो यू नाउ होटल्स कांट फोर्स टू पे सर्विस चार्जेस। तो नेक्स्ट, तो बिजनेस एथिक्स में भी आप सोच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक मैंने क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किया है, यू कैन ऑल्सो थिंक, जीएस 1 में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, कि जो रिलीजन और कास्ट है क्या ये यूनाइटिंग फैक्टर है या डिवाइडिंग फैक्टर है। ठीक है, तो रिलीजन के बेसिस पे लोग एक जगह आते हैं, कास्ट के बेसिस पे मोबिलाइजेशन होता है। ठीक है, लोग वननेस फील करते हैं, दे बेसिकली शेयर रिसोर्स टू ईच अदर, दे हेल्प ईच अदर। तो यस, इट कैन बी यूनाइटिंग फैक्टर बट एट द सेम टाइम डिवाइडिंग फैक्टर भी है, अस वर्सेस देम। ठीक है, या रिसोर्स कैप्चर करना हो। ठीक है, तो एक खास रिलीजन या खास कास्ट जो है वहां पे दूसरे कास्ट के साथ भेदभाव या दूसरे रिलीजन के साथ भेदभाव हो सकता है। तो दोनों एंगल से आपको सोचना है। तो जीएस 1 में अगर अचानक आता है, वहां पे एग्जाम टाइम में आपके पास मात्र 7 मिनट होता है, तो आप अभी सोच लेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल। थोड़ा सा टाइम दीजिए, और मैं बार बार कहता हूँ कि आप अभी मतलब एग्जाम के टाइम में आपको टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, और डू इट बाय योर सेल्फ, खुद से करना है, ताकि इसी से आपका ब्रेन डेवलप होगा। सारा रिसर्च है, इवन हार्वर्ड का भी आप देखेंगे ढेर सारा स्टडी है कि जितना आप ब्रेन को स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, जितना हार्ड थिंकिंग करते हैं, उतना ज्यादा जो है ब्रेन डेवलप होता है। ठीक है, तो हार्ड थिंकिंग में यही है, आपको सोचना है, अलग नया पॉइंट सोचना है। याद है तो ठीक, मसल जैसे बॉडी में मसल जितना एक्सरसाइज करने से बिल्डअप होता है, माइंड में भी उतना ही है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है किसके बारे में, चंबल रिवर के बारे में। ये जो राजस्थान में प्रोजेक्ट हुआ है, ये अभी रोका गया है, तो आपको इसमें क्या पढ़ना है, चंबल रिवर के बारे में। तो चंबल में रिवर में क्या पढ़ना है, चंबल रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है। क्या एक बार यूपीएससी ने पूछा था कि कोटा जो है किस शहर पे बसा हुआ है, बनास पे, चंबल पे। ठीक है, तो एक यूपीएससी का एक क्वेश्चन है ऑलरेडी। तो आपको चंबल रिवर का ओरिजिन पढ़ना है, कौन सा शहर है चंबल रिवर पर, चंबल की ट्रिब्यूटरी पढ़नी है, और कोई डैम है क्या, कोई इंपॉर्टेंट डैम जो चंबल पे है। इस पर्सपेक्टिव में आप पढ़ेंगे। और आज कर लीजिए, आगे के लिए नहीं छोड़ना है, तो ये ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। नेक्स्ट, कल भी रामपा रेबिलियन पे वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, तो रिपीट करने का कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, नेक्स्ट मेंस पर्सपेक्टिव से आप सोचेंगे यहाँ पे। ठीक है, कि मैंने क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है मेंस के लिए। ठीक है, कि आज जो है बेसिकली आज के टाइम में, ठीक है, जो करंट ग्लोबल पॉलिटिक्स है, तो मल्टीलेटरल नेगोशिएशन जो है वो डिफिकल्ट हो गया है, तो बायलेटरल की तरफ हमें मूव करना चाहिए।
तो पहला क्वेश्चन कि मल्टीलेटरल होता क्या है नेगोशिएशन। मल्टीलेटरलिज्म होता है कि व्हेन मल्टीपल कंट्री प्रोग्रेस टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। जब दो से अधिक कंट्री एक साथ आती है किसी कॉमन गोल के लिए तो उसको मल्टीलेटरलिज्म कहते हैं। मल्टीलेटरलिज्म का राइज हुआ था कैसे? एक तो इसमें अलग अलग फेज है। यूएस लेड मल्टीलेटरलिज्म में एक हुआ था जिसमें आसियान डेवलप हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है आपको जो नाफ्टा है ये डेवलप हुआ था। नॉट तो ये आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आप आसियान और नाफ्टा अगर नहीं पढ़ा है तो आप आईआर में पढ़ेंगे ही आगे। मतलब कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन मल्टीलेटरलिज्म का जो मेन इंस्टीट्यूशन डेवलप हुआ था जैसे यूरोपियन यूनियन है, तो यूएस हमेशा पीछे से रहा है, ठीक है, एज सपोर्ट टू मल्टीलेटरलिज्म। वो अलग बात है कि वो अपने एज ए टूल यूज करता है, लेकिन मल्टीलेटरलिज्म है कि दो से अधिक कंट्री जब साथ आती है। यूरोपियन यूनियन में जो है आपको 27 से ज्यादा कंट्री साथ आई हुई है। आसियान में देख लीजिए, ठीक है, 10 कंट्री। तो या फिर इवन ब्रिक्स में हम लोग जो है मल्टीलेटर, ब्रिक्स क्या है, एक मल्टीलेटरल फोरा है जहाँ पे हम लोग मल्टीपल कंट्री आपस में साथ में बैठते हैं और कॉमन गोल पे बात करते हैं। तो क्या ऐसा है कि आज के समय में मल्टीलेटरिज्म जो है वो सही नहीं है? ठीक है, आपको इस पर्सपेक्टिव में सोचना है। तो मल्टीलेटरिज्म का अपना फायदा है। क्या फायदा है? कि जब मल्टीपल कंट्री एक साथ आती है तो उनका वेट बढ़ जाता है, वो रिसोर्स बढ़ जाता है, उनका वॉइस सुना जाता है, ठीक है। वो कॉमन गोल बना सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मल्टीलेटरिज्म में बहुत फायदा भी है। लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर को बेसिकली प्रमोट करता है मल्टीलेटरिज्म, ठीक है। लेकिन आज के समय में मल्टीलेटरिज्म जो है बेसिकली वो सही मतलब काम नहीं कर पा रहा है। तो इसमें ऑथर ने क्या एग्जांपल दिया है, ब्रिक्स का उन्होंने एग्जांपल दिया है कि ब्रिक्स में क्या हो रहा है कि ब्रिक्स में एक तरफ इंडिया है, एक तरफ चाइना है। चाइना अपना जो है गोल पोस्ट लगा हुआ है, अपने गोल पोस्ट को, जैसे वो ईरान को वहां पे इंट्रोड्यूस कराना चाहता है, ठीक है, अर्जेंटीना को इंट्रोड्यूस कराना चाहता है, साउथ अफ्रीका को उसने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया। जबकि ब्रिक्स किस लिए बना था? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। आज ब्रिक्स क्या हो गया है, एक तरीके से जियो पोलिटिकल, जो अपने पॉलिटिकल गेन के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है, ये ऑथर का मानना है। ऑलरेडी जो है चाइना और इंडिया के बीच जो है क्लैश बॉर्डर पे हो रहा है। तो आप कैसे कहोगे कि मल्टीलेटरिज्म काम कर रहा है? ठीक है, रशिया ऑलरेडी जो है चाइना से क्लोज है। नेक्स्ट, इवन G7 में भी जो मल्टीलेटरल फोरा है, ठीक है, इंडिया अगर वहां इंगेज भी कर रहा है तो कुछ ज्यादा इंडिया को फायदा वहां पे हुआ नहीं। इवन उससे ज्यादा फायदा इवन प्राइम मिनिस्टर ने खुद अपना टाइम ज्यादा स्पेंड किया था यूएई में जाके। यानी बायलेटरल एंगेजमेंट ज्यादा फायदा कर रहा है वहां पे। हम कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी हमने साइन किया है। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि मल्टीलेटरिज्म का जमाना खत्म हो गया? आई वुड से यस एंड नो। ठीक है, आपको एक पर्सपेक्टिव नहीं सोचेंगे, आप दोनों वे से देखेंगे। तो यस, मल्टीलैटरलिज्म जो है अंदर थ्रेट है, क्योंकि जो जो बड़े जो ग्लोबल पावर है दे बेसिकली टूल मल्टीलैटरलिज्म टू परस्यू देयर ओन गोल, बट इट हैज ऑलवेज बीन अ केस। तो आप भाग नहीं सकते हैं, आप बायलैटरली काम कर सकते हैं, यस, बट देयर आर सम इश्यूज, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का हो, एनर्जी सिक्योरिटी का हो, WTO का हो, ठीक है, दीज आर, या हेल्थ का हो, कोविड का हो, दीज आर द एरियाज वेयर कंट्रीज कैन नॉट वर्क अलोन, ठीक है। हियर यू नीड सपोर्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। तो दोनों को इफेक्टिवली और अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के साथ दोनों को यूज करना है, ठीक है। आप इस तरीके से आंसर लिखेंगे, देन यू कैन राइट अ बेटर आंसर। नेक्स्ट, स्पीकर का जो इलेक्शन है मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि स्पीकर का इलेक्शन आपको पढ़ना चाहिए कि किस आर्टिकल में आता है। इसमें एक चीज एक्स्ट्रा पीटी में अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो पढ़ लीजिए कि कौन डेट करता है। गवर्नर जो स्पीकर का इलेक्शन का डेट होता है कौन करता है, और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन का डेट कौन करता है, ठीक है। ये आप पीटी पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे कि इलेक्शन का डेट कौन डिसाइड करता है, ठीक है। इवन स्टेट में और सेंटर में भी, स्टेट में और सेंटर में इलेक्शन जो है स्पीकर का कब होगा ये कौन डिसाइड करता है। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा आई थिंक मुझे लगा न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। यहाँ मैंने मेंस के लिए भी क्वेश्चन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो मेंस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन क्या आएगा कि एक तरीके से अगर आप देखोगे तो 7 डेकेड्स हो गया है इंडिपेंडेंस का, लेकिन इंडिया में अभी भी जो हेल्थ कंडीशन वो एडवर्स है, ठीक है। इसके बारे में आप थोड़ा सा डिस्कस कीजिए। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से ऑथर ने मेंशन किया है कि 75 ईयर्स हम आज़ादी का अचीव करने वाले हैं। और ऐसा नहीं है, वी हैव डन समथिंग गुड वर्क ऑल्सो। लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन, ठीक है, मेल न्यूट्रिशन और स्टंटिंग, ठीक है। मेल न्यूट्रिशन में अब आपको जो है अलग अलग टाइप होता है, ठीक है। तो मेल न्यूट्रिशन का टाइप आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो एक बार पढ़ लीजिए कि मेल न्यूट्रिशन का अलग अलग टाइप, ठीक है। तो मेल न्यूट्रिशन एक तो इंडिया में अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अंडर 5 अगर आप देखेंगे 1/3 से ज्यादा चाइल्ड जो है मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, ठीक है। लेकिन गुड न्यूज ये है, 1/3 से ज्यादा सोच लीजिए, ठीक है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि अभी जो रिसेंट डाटा आया है उसमें काफी सुधार देखा गया है, ठीक है।
गवर्नमेंट ने स्टेप्स भी लिया है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन या पोषण अभियान। तो पहला गोल क्या है, फोकस किया जा रहा है कि पहले 1000 दिन में कहा जाता है कि वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के हेल्थ के लिए, ठीक है। अच्छा, हेल्थ अच्छा होगा, बच्चा अच्छा काम भी करेगा, ज्यादा अच्छा पढ़ेगा भी, ठीक है। तो 1000 दिन जो है पहला अच्छा होता है हेल्थ के लिए। और पोषण अभियान जो है वो राइटली इम्फेसाइज करता है। अच्छा, पोषण अभियान के बारे में आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो पीटी के लिए आप अलग से पढ़ लीजिए कि पोषण अभियान को कौन सा मंत्रालय चला रहा है, ठीक है। पोषण अभियान है क्या, पोषण अभियान इम्प्लीमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो पोषण अभियान अभी बेसिकली क्या कर रहा है, ये फोकस कर रहा है हाई इम्पैक्ट एसेंशियल न्यूट्रिशन इंटरवेंशन, जो मेन न्यूट्रिशन है बच्चे को चाहिए, ये बस ये उसको फोकस कर रहा है। और साथ में कुछ कॉम्प्लीमेंट्री जो न्यूट्रिशन चाहिए उसको भी ये फोकस कर रहा है, ठीक है। हाइजीन को फोकस कर रहा है, सफाई को, वाटर को फोकस कर रहा है। और एनएफएसएस डाटा ने दिखाया भी है कि इससे क्या फायदा हुआ है कि एंटीनेटाल सर्विस जो है, यानी अब महिलाएं जो है हॉस्पिटल जा रही हैं, बच्चे का खुद का चेकअप करा रही हैं, लोगों के पास बैंक अकाउंट भी महिलाओं के पास आया है, तो वो एम्पावर भी हो रही है, ठीक है। सो वुमेन जो है 18 साल से ज्यादा, मतलब शादी का एज वो भी इम्प्रूव हुआ है। तो दीज आर द सम ब्राइट स्पॉट जिसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन अलार्मिंग पिक्चर को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। डिस्पाइट दीज एफर्ट्स अभी भी हमने टैकल नहीं किया है, ठीक है, जितना टैकल करना चाहिए था। तो इसको, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो डिस्पाइट अ पॉलिसी, जो पॉलिसी इन्फेंट, अभी भी क्या हो रहा है, जैसे हमने मतलब इशू क्या हो रहा है, जैसे कोई इन्फेंट चाइल्ड है, पहले 6 महीने में माँ का दूध चाहिए, तो इवन हमने बैन भी किया है कमर्शियल मिल्क को पहले 6 महीने के लिए। लेकिन अभी भी उसमें बच्चे जो माँ है अभी भी बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रही है। इसके लिए हमें क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा, घर जाना पड़ेगा, ताकि और अवेयरनेस कैंपेन चलाना पड़ेगा, ताकि जो माँ है वो अपने बच्चे को दूध पिलाए, ठीक है। उसके बाद जब वो 6 महीने से आगे हो जाता है तब उसे कॉम्प्लीमेंट्री फूड चाहिए। यहाँ पे भी अवेयरनेस का कमी है, 6 महीने के बाद बच्चे को क्या खिलाना है नहीं खिलाना है, यहाँ भी हमें अवेयरनेस लाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ भी स्टंटिंग जो है ज्यादा है। यहाँ पे जैसे मोदी जी ने सफाई अभियान का के लिए कैंपेन किया था मन की बात में, तो यदि प्राइम मिनिस्टर जैसा फिगर अगर इसके बारे में बात करता है तो लोगों पे एक पॉजिटिव, लोग सुनते हैं उनकी। तो अभी भी अगर वो बोले, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, तो इट विल बी बेनिफिशियल। ओके, बाकी स्कीम में जो एग्जिस्टिंग स्कीम में सुधार करना है उस पर भी हमें काम करना चाहिए। तो ये ओवरऑल एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, आप इसको एज अ सोसाइटी पर्सपेक्टिव से पढ़िए, और आई थिंक इट विल गिव यू अ ग्रेट होराइजन, ठीक है। तो काइंडली रीड दिस आर्टिकल होल, आप पूरा पढ़िए इसको। समराइज मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं इसको भी समराइज करूँ, काइंडली रीड, और बहुत अच्छा लगेगा आपको समझने में, ठीक है। और काफी अच्छे से उन्होंने लिखा, इवन ऐसे भी अगर आपको कभी पूछता है हेल्थ पे, तो आप यहाँ पे देखिए कैसे इंट्रोड्यूस किया है पॉजिटिव पिक्चर की, 75 ईयर्स हुआ है, उसके बाद फिर उन्होंने जोड़ा है लेकिन कुछ इशू है, फिर उन्होंने जोड़ा है कि क्या इशू है, ठीक है। फिर उन्होंने स्कीम को दिखाया है, फिर उन्होंने दिखाया है कि मतलब इम्प्रूवमेंट तो हुआ लेकिन कहाँ पे लैग है, उस लैग को हाईलाइट किया, फिर उन्होंने पॉजिटिव भी दिखाया है, कुछ बेस्ट प्रैक्टिस जैसे प्राइम मिनिस्टर का। तो ऐसे के लिए भी आई थिंक यू कैन सी कि कैसे लिखा जाता है, और ये आपको हेल्प करेगा ऐसे में भी। ये भी एक, आई थिंक इट इज अ गुड आर्टिकल ऑल्सो, कि आज हम जस्ट वी आर कॉपिंग द वेस्ट, ठीक है, वेस्ट को कॉपी कर रहे हैं अपने यूनिवर्सिटी में। अब यूनिवर्सिटी में सबसे पहला बड़ा इशू क्या है कि जो 90% यूनिवर्सिटी है वो स्टेट रन है, ठीक है, और 10% जो है वो सेंट्रल रन है। आईआईटी आईएम कितना है, बहुत कम है। तो जो हर साल रैंकिंग आता है उस पर हम डिस्कस तो करते हैं, बट वी डोंट सी कि लोकल कंडीशन में लोकल इशू, मतलब आप वन साइज फिट्स फॉर ऑल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यू हैव टू सी फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे ऑथर ने क्या मेंशन किया है कि जो मोस्ट यूनिवर्सिटी वो स्टेट रन है, उनके पास फंडिंग का अभाव होता है, तो ना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ना फैकल्टी पूरी होती है, ना रिसर्च का फैसिलिटी होता है। इन सब पे तो काम करना ही है। साथ में और क्या काम करना है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो क्या कर रही है कि वो हायर एजुकेशन को मल्टी डिसिप्लिनरी बना रही है, यानी अलग अलग वहाँ पे जो एक्टिविटी है उसको भी प्रमोट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑथर क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप सबको मत करो, 15 से 20% को करने दीजिए, क्योंकि अगर कोई स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन है आप उसको मल्टी डिसिप्लिनरी बनाएंगे तो कहीं से डाटा नहीं है कि बहुत अच्छा हो जाएगा। जो स्पेशलाइज है उसको उसी एरिया में काम करने दीजिए, कुछ को आप बनाइए। इवन एक और प्रॉब्लम हो रहा है, जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन सबका रैंक भी जो है डिमिनिश हुआ है। तो आपको इस पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा सोचना है कि क्या बस सब हम माइंडलेसली वेस्ट को कॉपी करें, या इंडिया पर्सपेक्टिव में सोचे कि इंडिया का लोकल कंडीशन क्या है, उसके रेफरेंस में व्हाट कैन वी डू। तो उस तरीके से आप सोचिए। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल आपने पढ़ा है तो नहीं, ठीक है, नहीं तो एक बार पढ़ लीजिए अमेंडमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है आउटर स्पेस में। तो ऑलरेडी एक आपको पीटी के लिए पूछ सकता है, यूके का जो है एस्ट्रो, ये कार्टा मॉडल क्या है, ठीक है। स्पेस में क्या हो रहा है कि हर कंट्री जो है स्पेस को एक्सप्लोर करी है, बट स्पेस को एज ए कॉमन रिसोर्स माना जाता है,
तो कॉमन रिसोर्स में कुछ रेगुलेटरी प्रैक्टिस होना चाहिए ताकि हर देश जो है माइंडलेसली ना होके बल्कि सस्टेनेबली यूज करे। ठीक है, भारत ने भी प्रोजेक्ट नेत्रा लॉन्च किया है ताकि जो डेब्री है उसको कंट्रोल किया जा सके। एक और स्पेस ये एक और भारत का एसपीडेक्स है जो डॉकिंग सेटेलाइट को जो है डॉक करेगा एग्जिस्टिंग सेटेलाइट को। ठीक है, तो ये पीटी के लिए जो है आपको ये देख लेना है। ठीक है, और प्रोजेक्ट नेत्रा देखना है आपको। उसके बाद ये जो है ये डॉकिंग जो सेटेलाइट का डॉकिंग होगा ये देखना है। कार्टा मॉडल देखना है। ठीक है, और ये आप जो है यूनाइटेड नेशन का जो है ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स इसको पढ़ लीजिए, पीटी पर्सपेक्टिव से वही पढ़िए। ठीक है, इसको और एक और आप जो है इंडिया का प्राइवेट सेक्टर में इन स्पेस जो है ये बेसिकली प्राइवेट सेक्टर के द्वारा रन होता है, लेकिन कैसे रन होता है अगर फंक्शनिंग पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार ये पढ़ लीजिए, इन स्पेस के बारे में पढ़ लीजिए, प्रोजेक्ट नेत्रा के बारे में सर्च कर लीजिए, और ये जो डॉकिंग सेटेलाइट है इसके बारे में, और यूनाइटेड नेशन ऑफिस, और अभी कर लीजिए काइंडली, क्योंकि और ये जो स्टोकाटा मॉडल है इसके बारे में इट विल हेल्प यू, और बाद के लिए मत टालिए। डिजिटल रेवोल्यूशन को दिखाया गया कैसे यूपीआई जो है इसने एक गेम चेंजर था। ठीक है, तो एनपीसीआई के अंतर्गत बना है। एनपीसीआई कैसे बना है? ठीक है, तो एनपीसीआई कब बना था? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसके बारे में एक बार देख लीजिए, पीटी में ऑलरेडी भीम ऐप पे यूपीएससी ने पूछा हुआ है। भीम ऐप का जो पूछा था कितना फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, तो ये जो यूपीआई का पढ़ लीजिए कि कैसे पहले वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बनता है, फिर उसके बाद कैसे वेरिफिकेशन होता है, फिर फंड कैसे ट्रांसफर होता है, और मर्चेंट डिस्काउंट रेट भी यूपीएससी ने पूछा हुआ है। एमडीआर होता क्या है? जैसे कोई भी मर्चेंट अगर डेबिट कार्ड से पैसा लेता है तो उसको जो है कुछ पैसा जो है देना पड़ता है उस बैंक को। ठीक है, एमडीआर, तो एमडीआर के बारे में पढ़ लीजिए, और ये स्टेप्स पढ़ लीजिए कि जब आप यूपीआई में स्टेप्स क्या है, और एनपीसीआई कैसे बना है। ठीक है, किसने बनाया था, और अभी बस इसके बारे में इतना पढ़िए। बाकी ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी जैसे उसके बारे में बाद में देखेंगे, तो आप ये पीटी ओरिएंटेड पढ़ सकता है। संगम लिटरेचर यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है, संगम लिटरेचर मेंस में भी पूछा हुआ है, तो संगम लिटरेचर के बारे में यू कैन रीड। विप मैंने पहले बोल दिया है। तो और मेकोंग रिवर के बारे में, इंटरनेशनल मेकोंग रिवर कहाँ पे इंडियन ओशियन बे ऑफ बंगाल में ये बेसिकली डिस्चार्ज करती है, या फिर साउथ चाइना सी में मेकोंग रिवर किस किस कंट्री से पास होती है, ये पढ़ लीजिए मेकोंग रिवर। ये आज के लिए था। ओके, दैट्स इट।